हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो होगा वो किसी भी देश के ज्योग्राफिकल लिमिट्स के बियॉन्ड होगा। ओके जब हम विद इन अ कंट्री ट्रेड करते हैं, विद इन अ कंट्री बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तो वो इंटरनल ट्रेड में काउंट होगा और हम लोग अपने सिटीजन्स के नीड्स या रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। लेकिन जब वही रिक्वायरमेंट किसी और देश के सिटीजन्स के होंगे और उसे एक कंट्री के द्वारा पूरा करवाया जाएगा, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड में काउंट होगा। ओके हर देश का एक अपना बाउंड्री होता है, एक अपना ज्योग्राफिकल लिमिट होता है। अगर वो उसके अंदर ट्रेड कर रहा है तो इंटरनल ट्रेड, और अगर वो उसके बियॉन्ड जा रहा है, बाहर जा रहा है और दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, दूसरे देश के सिटीजन्स के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड में काउंट होगा। इसमें दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, या दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज़। कम से कम 2 कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट है। अगर 2 कंट्रीज़ आपस में व्यापार नहीं करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग नहीं करेंगे, प्रोडक्ट को एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड में काउंट नहीं होगा। तो मिनिमम 2 देशों का इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो पेमेंट होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा। जब तक ये 2 चीज़ें नहीं होंगी तो इंटरनेशनल ट्रेड में वो चीज़ें काउंट नहीं होगा। आफ्टर डैट हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंस के बारे में। इम्पॉर्टेंस में हम लोगों ने डिस्कस किया बेनिफिट्स टू कंट्रीज़। कंट्रीज़ को क्या बेनिफिट मिलता है, कंट्री को क्या लाभ मिलता है। हर एक देश जो है वो किसी ना किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, और वो प्रोडक्ट वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है या ज़्यादा वो बनाता है जिसको बनाने में वो ज़्यादा सक्षम है। प्रोड्यूस वॉट योर कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर इफ़ेक्टिवली, मोर इफ़िशियंटली, बहुत सक्षम है उसको वो बनाने में, ताकि उसका जो कॉम्पिटिटर है वो उससे हाई नहीं निकल पाए। हर एक के अंदर एक क्वालिटी होता है और उस क्वालिटी या स्ट्रेंथ के बलबूते ही वो अपने आप को आगे लेकर के चलता है। ओके तो वो अपने स्ट्रेंथ के माध्यम से मैक्सिमम चीज़ें अचीव करना चाहता है। उसी प्रकार अगर हम देश की बात करते हैं तो हर एक देश के पास एक अपना पोटेंशियल है, स्किल है। ओके हर एक चीज़ को वो बनाने में सक्षम है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि आप वही बनाओ जो आपका देश बनाने में सक्षम है। ओके और उसको आप वहाँ पर जाकर के सेल आउट करो जो देश में उसका रिक्वायरमेंट है। इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो हम अपने देश के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद जो सरप्लस बच जा रहा है उसको हम वहाँ सेल आउट कर रहे हैं, जिस देश में जिसका रिक्वायरमेंट है उस देश में अगर हम सेल आउट करेंगे, जो हमारा बॉन्डिंग है, हमारा रिलेशन है उस देश से और भी स्ट्रॉन्ग होगा। सेकंड ये बोलता है कि अगर हमने सेल किया है या परचेस किया है तो जो पेमेंट होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा, तो देश के पास क्या होगा, देश के पास फॉरेन करेंसी आएगा, जिससे अगर वो आज बेच रहा है तो फॉरेन करेंसी आ रहा है। कल को अगर ये किसी और प्रोडक्ट का डिमांड करेगा फॉरेन कंट्री से तो उसे भी पेमेंट फॉरेन करेंसी में करना होगा। तो इसके पास पैसा होगा, करेंसी होगा, तभी तो फिर वो पैसा पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में करेगा। तो दोनों ही देशों को फ़ायदा होगा। आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स टू फर्म। फर्म्स को क्या बेनिफिट होगा। सो लेट्स सी, व्हेन द डोमेस्टिक प्राइसेस आर लोअर, business firm can earn more profit by selling their product in the countries where prices are high। अब जिस देश में प्रोडक्शन हो रहा है, जिस देश में प्रोडक्ट बन रहा है, उस देश में उस प्रोडक्ट का वैल्यू या प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, एक रीज़नेबल प्राइस पर उसको सेल आउट किया जा रहा है। जितने भी कस्टमर्स हैं एक रीज़नेबल प्राइस में उसे परचेस कर रहे हैं। लेकिन बिज़नेस को क्या चाहिए, बिज़नेस को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस प्रॉफिट कमाएगा, लाभ कमाएगा, तभी तो वो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। बिना प्रॉफिट के हम बिज़नेस को लंबे समय तक सरवाइव भी नहीं करवा सकते। ओके अगर सरवाइव नहीं करेगा तो एक्सपैंड कैसे करेगा। तो प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिज़नेस को सरवाइव भी करवाने में और बिज़नेस को एक्सपैंड भी करवाने में। प्लस बिज़नेस के जितने रिक्वायरमेंट्स हैं, बिज़नेस के जितने एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से पूरे होंगे,
वो प्रॉफिट्स के माध्यम से ही पूरे होंगे। जो बिज़नेस लाभ कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, उसी के माध्यम से हम सारे एक्सपेंसेस को भी पूरा करेंगे। अब अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लेकिन जो उसका प्राइस है वो बहुत कम है या रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपने बिज़नेस को रन करना है, बिज़नेस को प्रॉफिट कमा करके देना है, तभी तो हम अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस को पूरा करेंगे। तब उस समय क्या होगा, सेलिंग किया जाएगा उस प्रोडक्ट को जो हमारे पास बच रहा है, उन कंट्रीज़ में हम सेल करेंगे जहाँ पर उसका प्राइस जो है हमें हाई मिलेगा। ओके, अगर हमें हाई प्राइस मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, यानी कम से कम समय में हम मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं। तो हम वैसे देशों के साथ डील करेंगे या वैसे देशों के साथ ट्रेड करेंगे जहाँ पर हमारे देश का जो प्रोडक्ट है वहाँ पर ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है कस्टमर के द्वारा, और हमारे देश में जितना प्राइस हमें उस प्रोडक्ट का मिल रहा है उससे ज़्यादा हमें वहाँ पर प्राइस मिल रहा है, यानी वहाँ पर से हम ज़्यादा लाभ कमा पा रहे हैं। तो डेफिनेटली जितने भी बिजनेसमैन हैं वो यही सोचेंगे कि हम उस देश में जा कर के अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करें या बेचें जहाँ से हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, जहाँ से हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा करके अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स को भी आराम से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2। ये बोलता है मेकिंग यूज़ ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। ओके, यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, तो सरप्लस प्रोडक्शन के बारे में बात हो रहा है। अगर सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दिया जाता है देन देयर बाय इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। ओके, अगर एक बिजनेस जो है वो अपने कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है या सरप्लस प्रोडक्ट वो बनाता है, तो यहाँ पर उसे इकोनॉमी ऑफ स्केल भी मिलेगा, यानी जितना टाइम वो मिनिमम प्रोडक्शन करने में लगा रहा है, अगर उतने ही समय में वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा, जब इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी कम होगा। बिज़नेस में अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दे रहे, हमारा जो लागत है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो हम ज़्यादा समय तक प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन वो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो एक्सपेंसेस को पूरा करने में लग जाएगा। जब हम अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को धीरे धीरे करके कम करेंगे तभी हम प्रॉफिट को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, तभी हम प्रॉफिट का अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज व्हेन डिमांड इन होम कंट्री गेट सैचुरेटेड। ओके, द कंपनी कैन थिंक ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। यहाँ पर क्या होता है कि एक एग्जाम्पल देते हैं, MNCs लाइक जनरल मोटर्स, फोर्ड कार्स जो बनाती हैं कंपनीज, उन्होंने अपने देश के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया। उसके बाद उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया के तरफ देखा कि यहाँ भी जो लोगों का डिमांड है कार्स का वो भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ भी वो लोग सोच सकते हैं अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का या अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने का। When competition in the domestic market is very intense, जब डोमेस्टिक मार्केट का जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इंटरनेशनल सीम्स टू बी द ओनली वे टू अचीव सिग्निफिकेंट ग्रोथ। अगर एक देश मान लेते हैं कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया का जो मार्केट है यहाँ का बहुत कंपटीशन है इस मार्केट में और बहुत इंटेंस है मार्केट। ओके, लेकिन हम क्या केवल इंटेंस ही के साथ ही अपने आप को ग्रो करवाएं? क्या हमारे पास दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं है? बिल्कुल है, दूसरा अपॉर्चुनिटी हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड है। एक तरफ तो हम अपने मार्केट या अपने होम कंट्री से प्रॉफिट कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में सोचते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सोचते हैं, तो हमारा ग्रोथ संभव है, हमारे बिजनेस का ग्रोथ संभव है। अगर हमारे डोमेस्टिक मार्केट का जो इन्वायरमेंट है या जो माहौल है बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, इसमें बहुत ज़्यादा हम मार्जिन के साथ प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, या हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि हमारा जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो हम प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएंगे। सो डैट ये हम कह सकते हैं कि हम उस ओर देखने का प्रयास
करेंगे जहाँ से हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम कहाँ से अर्न कर पाएंगे? इंटरनेशनल मार्केट से अर्न कर पाएंगे। यानी अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल अगर हमारा व्यापार हो रहा है, तो हम उस मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का प्रयास करेंगे और जिसका रिज़ल्ट ये होगा कि हम जो प्रॉफिट कमाएंगे उससे केवल हमारा बिजनेस ही डेवलप नहीं करेगा, वो पैसा हमारे देश में आएगा, उससे हम अपने देश के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करवा सकते हैं, अलग अलग सेक्टर को डेवलप करने में वो पैसे को लगा सकते हैं। तो केवल बिजनेस डेवलप नहीं होगा, साथ में जो उसके सराउंडिंग है वो भी धीरे धीरे करके डेवलप होंगे। नेक्स्ट वी हैव द विजन टू बिकम international come from earth to grow, the need to become more competitive, the need to diversify and gain strategic advantage of internationalization। ओके, इंटरनेशनलाइजेशन का जो विज़न है उससे क्या होगा कि हमारा बिजनेस है वो भी डेवलप करेगा, उससे हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। यानी हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से बेच पाएंगे। अगर हम डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं, अगर हमारा इंटरनल ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे या अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हों, क्योंकि जितने भी मार्केट में अदर सेलर हैं वो भी सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि हर व्यापारी जो है या हर ट्रेडर जो है वो ये चाहता है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड के ज़रिए मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट तभी अर्न करेगा जब उसके प्रोडक्ट का क्वालिटी वो बहुत अच्छा होगा, बहुत हाई क्वालिटी होगा, एक स्टैंडर्ड को वो रीच कर रहा होगा, तभी तो वहाँ पे जितने भी कस्टमर्स हैं उसके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। क्योंकि कस्टमर के पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही देश जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है। नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, जो अपने देश के स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बना करके इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करते हैं और वहाँ से वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बेटर होता है और एक कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी यूज़ करने का मौका मिलता है। यहाँ पे कस्टमर को भी फ़ायदा होगा एज वेल एज कंट्री को भी फ़ायदा होगा और बिजनेस को भी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वी हैव अब हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें इंटरनेशनल बिजनेस को करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। ओके, कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स को एक ट्रेडर को फेस करना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इंटरनल ट्रेड है, सारी चीज़ें एक ही देश में अवेलेबल है, कस्टमर्स भी, प्रोडक्ट भी, और हम आसानी से अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को सेल आउट कर दे रहे हैं। हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, यानी एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, यानी डिस्टेंस जो होगा वो भी लॉन्ग होगा। तो लेट्स सी, द फॉरेन ट्रेड हैज़ सो मेनी बेनिफिट्स। फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स और लाभ प्रोवाइड करता है, बट एट द सेम टाइम देयर आर नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, बाधाएं हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं इन द वे ऑफ फॉरेन ट्रेड। जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, अगर हम कोई भी काम करते हैं उसके हमें दो साइड देखने को मिलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और नेगेटिव को छोड़ते चले जा रहे हैं, तो हमको ये भी होगा कि कहीं वो नेगेटिविटी जो ज़्यादा अगर इंक्रीज़ हो गया तो वो हमारे लिए घातक होगा। सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स। नंबर वन इज़ डिस्टेंस। एग्जिस्ट लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज़। दो कंट्री का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि दोनों का जो बाउंड्री है वो एक ही तरह है, आपस में ही जो देश सटे में केवल वही व्यापार कर रहे हैं। हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ करते हैं और उनका बाउंड्री एक ही साथ हो ये ज़रूरी नहीं है। ओनली दोज ट्रेडर कैन बेनिफिटेड, वैसे ट्रेडर केवल बेनिफिट्स कमाएंगे फ्रॉम दिस ट्रेड हु हैव ट्रेड इंफॉर्मेशन ऑफ अदर कंट्रीज़। अब अगर हमारा जो मार्केट है, जो इंटरनेशनल ट्रेड हम कर रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रेड में अगर जिस कंट्री के साथ हम व्यापार कर रहे हैं उसका जो मार्केट है वो तो दूर है, डिस्टेंस में है,
वहाँ के कस्टमर्स का क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ का ट्रेडर कैसे समझ पाएगा, जब तक उसके पास उस कंट्री के मार्केट का एज वेल एज उस कंट्री के कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन नहीं आए। जब तक कस्टमर का इंफॉर्मेशन नहीं आएगा तो हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो वहाँ के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कस्टमर का स्टैंडर्ड क्या है, कस्टमर का इनकम कैसा है, किस इनकम से ज़्यादातर कस्टमर बिलोंग करते हैं, उनका टेस्ट, उनका प्रेफरेंस क्या है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे या इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगा तो हम इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय तक बने रहने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि उस मार्केट का क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ के कस्टमर क्या चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज़ डिफरेंस इन लॉज। कानून जो है, लॉ जो है वो एक जैसा नहीं है। अगर हम इंडिया और यूएसए की लॉ की बात करते हैं, क्या दोनों का कानून सेम है? नहीं, दोनों देशों का ने अपना अपना लॉ बना रखा है, दोनों देशों का एक अपना अपना कानून है और उसी कानून के अंतर्गत वो लोग अपने व्यापार को भी कैरी करते हैं और अपने बहुत सारी चीज़ों को वो लोग रेगुलेट करते हैं। तो जहाँ पर देश अलग है वहाँ पर भी तो कानून अलग होगा ट्रेड करने का। तो हमें क्या देखना है, हमारे लिए या उस बिज़नेस के लिए प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ पर लॉ जो हैं वो अलग अलग होंगे। सेम लॉ तो है नहीं, अगर सेम लॉ रहता तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन जो लॉ है वो अलग अलग है। ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन कमर्शियल लॉ। जितने भी देशों के बारे में हम बात करें, सारे ही देश का एक अपना अपना कमर्शियल लॉ है जिसके तहत वो अपने बिजनेस को रन करते हैं और जिसके अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस के व्यापार को स्मूथली रन करवाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, डिफ़िकल्टीज इन एक्सपेंशन ऑफ गुड्स। इंस्पेक्शन करवाने में गुड्स का डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। वाइल परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री, अगर हम दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं या दूसरे देश से प्रोडक्ट को मंगवा रहे हैं, क्या हमने प्रोडक्ट को देखा है, क्या हमने प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन किया है? जब तक इंस्पेक्शन नहीं होगा, जब तक हम प्रोडक्ट को चेक नहीं करेंगे, क्या हम डिफ़ाइन कर पाएंगे कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, या एवरेज क्वालिटी का है या हाई क्वालिटी का है। तो जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्ट को केवल देख रहे होते हैं। तो देखने के साथ हम ये नहीं बता सकते हैं कि प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी का होगा अनटिल अनलेस जब तक हम लोग उसे कंज्यूम नहीं कर लेते या उसको यूज़ नहीं कर लेते। वाइल परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री, जब हम दूसरे देश के साथ गुड्स को परचेस करते हैं, वी हैव टू रिले ऑन द सैम्पल्स एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे गुड्स को अगर परचेस किया जा रहा है या गुड्स को लिया जा रहा है तो केवल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर और केवल सैम्पल्स के बेसिस पर। अगर हम अपने देश का के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए या एक ट्रेडर दूसरे कंट्री के ट्रेडर से डील कर रहा है तो केवल उसने सैंपल को यूज़ करके प्रोडक्ट को जज कर लिया, लेकिन सैंपल अच्छा होगा, हो भी सकता है, लेकिन जब एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, जितना हमने डिमांड किया है उतना अगर हमारे पास आएगा तो हो सकता है कि सैंपल और जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंसेस आए क्वालिटी का। अगर क्वालिटी का डिफरेंसेस आएगा तो क्या हम उसको रिटर्न कर देंगे? अगर हो सकता है तो बिल्कुल रिटर्न कर देंगे, क्योंकि जो क्वालिटी अगर डिफरेंट होगा तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक लेंथी प्रोसेस है। तो यहाँ पर कंज्यूमर को ये प्रॉब्लम होगा कि उसे वैसा प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा या उसे वैसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जिसका एक्सपेक्टेशन उसने किया होगा या जिसका एक्सपेक्टेशन उसको था। तो यहाँ पे केवल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर प्रोडक्ट को सेल और परचेज किया जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज रिस्ट्रिक्शंस। द इंटरनेशनल बिजनेस इज़ नॉट अ फ्री एज इंटरनल ट्रेड। अगर हम लोग अपने देश लाइक इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं और इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोगों ने इंटरनल ट्रेड में देखा था कि हम लोग फ्री होकर के अपने बिज़नेस को कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी स्टेट में या शहर में जा कर के हम लोग ईज़िली बेच सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे लॉ है वो सेम है। इंडिया का अगर कमर्शियल लॉ है तो वो पूरे देश में एक जैसा लॉ है।
जितने भी ट्रेडर है उसी लॉ को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ईजिली यहाँ पर होगा, फ्री होगा, नो रिस्ट्रिक्शन, और आई कैन से कि लेस रिस्ट्रिक्शन के साथ हम लोग प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक कि इन केस ऑफ सेवरल आइटम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। जब तक लाइसेंस होगा नहीं या ऑब्टेन नहीं करेगा हमारा ट्रेडर, क्या वो इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन इंटरनल हम लोग ट्रेड में देखे थे कि हम लोग ईजिली अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं और कस्टमर उसे परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस अगर नहीं है हमारे पास तो हम ईजिली इंटरनल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड हम तभी करेंगे जब हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का लाइसेंस होगा। ओके, लॉ के द्वारा हमें परमिशन दिया गया होगा या गवर्नमेंट के द्वारा हमने परमिशन हासिल किया होगा, वो लाइसेंस हमें प्रोवाइड करेगा। जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक हम अपने बिजनेस को अच्छे से रन नहीं करवाएंगे। भले हम बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, हम मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम हैं, बट स्टिल अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हम वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना होगा? लाइसेंस को ऑब्टेन करना होगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, डिफरेंट लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट, यानी एक जैसा लैंग्वेज है नहीं, हर एक देश का एक अपना अपना लैंग्वेज होता है और उसमें अगर हम ट्रेड करते हैं या उसी लैंग्वेज के लोगों के साथ अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो हम लोग अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन ईजिली उन तक पहुंचा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की ओर। लेकिन एक ट्रेडर जो है वो दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है जिसमें जो उसका लैंग्वेज है वो भी अलग है। अगर लैंग्वेज अलग है तो गुड्स का इंफॉर्मेशन वो ईजिली बता नहीं पाएगा या कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन एंड रिटन इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है और लिखा जाता है। टू अंडरस्टैंड द फॉरेन लैंग्वेज, टू रीड द प्राइस लिस्ट कंडीशंस ऑफ ट्रेड, ट्रेडर मस्ट अपॉइंट सम वन। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट या इंडिया का प्रोडक्ट जो है वो दूसरे देश में जाकर के सेल आउट हो, फॉर एग्जांपल चाइना में जाकर के सेल आउट हो, तो हमें एक व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ेगा जो वहाँ के लोगों को प्राइस के बारे में बता पाए, फीचर्स के बारे में बता पाए प्रोडक्ट के, और रिलेटेड टू द प्रोडक्ट वो उसको इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर पाए। तो एक व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो ये भी एक तरीके का खर्च है। और वो कितना कैपेबल है लोगों को अट्रैक्ट करने में प्रोडक्ट की ओर, है ना। अगर वो कम से कम लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जो बाधा आ रहा है, वो बाधा क्या है? लैंग्वेज का है। अगर लैंग्वेज एक जैसा होगा तो हम लोग ईजिली उसको समझा सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज अलग है, बोली चाली अलग है, लिखावट अलग है, तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है एक ट्रेडर को जब वो दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, कि जितने बेहतर तरीके से वो अपने लैंग्वेज में बता सकता है या बताने में सक्षम है, वो उस लैंग्वेज में बताने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट एंड importer has to arrange foreign currency which is a lengthy procedure। अगर हमने एक प्रोडक्ट अपने देश में मंगवाया है तो पेमेंट किस में करना है? फॉरेन करेंसी में करना है। और फॉरेन करेंसी में करने के लिए भी अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं है तो हमें फॉरेन करेंसी अरेंज करना होगा, और अरेंज करने के लिए भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें पूरा करना होगा। एक प्रोसीजर है, वो लेंदी प्रोसीजर है, तब जाकर के हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा और हमने जो इंपोर्ट किया है फिर हम लोग उसका पेमेंट फॉरेन करेंसी में करेंगे। तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, कुछ डिफ़िकल्टीज़ था जो इंटरनेशनल ट्रेड को फॉलो सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, तब जाकर के एक ट्रेडर जो है वो अपने इंटरनेशनल ट्रेड को कैरी करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।